आपने देखा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बना है वो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन की संसद ने क्या किया है, कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए बनाया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत मैंने आपको बताया था कि जैसे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, आपका मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है वो उसके अधीन आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है बनाई गई, जिसमें 4 लोग होंगे और निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। धीरे धीरे नियंत्रण जो है स्थापित करने की बात है। एक काम इसमें और किया गया था, वह किया गया था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या है, रिश्वत लेते थे, घूस लेते थे या अपना निजी व्यापार करते थे। आते थे कंपनी के सामान को लेकर और जो है साथ साथ अपना भी सामान यहाँ से खरीद के वो बेचते थे, जिससे क्या है कंपनी को घाटा होता था और कंपनियों के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार के भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। फिर उसके बाद 1781 का सेटलमेंट एक्ट आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो जो कमियां थी उसको सुधारने की बात की जाती है। और साथ ही साथ एक काम और किया जाता है कि ये जो आपका कलकत्ता है, कलकत्ता, इसकी जो परिषद है इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मुंबई, मुंबई और मद्रास के लिए भी कानून बनाने का अधिकार इसके द्वारा मिल गया। 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट। फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। इसमें है तो बहुत व्यापक रूप से चीजें, लेकिन क्योंकि आपको उतना जानना नहीं है, अगर आपको किताबें पढ़ना है तो किताब पढ़ लीजिएगा, कोई भी जो है कि संविधान की किताब या 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी दी गई है उसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ब्रज किशोर शर्मा पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं, या इसी तरह से और भी किताबें हैं उसको आप पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में उसमें चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं जो है केवल काम की बताऊंगा। इसमें क्या किया गया, कंपनी के कार्यों को जो है कि बंटवारा किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ जो है कि आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो जो है संस्थाएं बनाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स और दूसरा डायरेक्टर, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर। ये जो संस्था थी ये व्यापारिक मामलों को देखेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संस्था थी वो किस मामले को देखेगी, वह जो है कि व्यापारिक मामलों को देखने के लिए उसको सुरक्षित रख दिया गया कि भाई आप जो है केवल व्यापारिक मामलों को देखो। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर था इसका काम था राजनीतिक मामले। इसमें कितने सदस्य थे, क्या सदस्य थे, यह सब जो है कि बहुत डिटेल में जो है चर्चा हम करेंगे जब हम जो है कि कंपनी का पूरा इतिहास बताएंगे उसमें। तो अभी आप 1784 का जो है कि बस ये देखिए कि दो संस्थाएं जो है कि बनी। एक संस्था पहले से थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, जो क्या करती थी, कंपनी के सारे कार्यों को रेगुलेट करती थी। लेकिन 1784 में इसका काम जो है केवल और केवल व्यापारिक मामलों के लिए रख दिया गया। बल्कि जब ये 1600 ईस्वी में ये कंपनी बनी है तो इसी को सारी जो है जिम्मेदारी थी, पूर्व देशों के साथ जो व्यापार करने की जिम्मेदारी, पूर्व देशों के साथ राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी, युद्ध करने की जिम्मेदारी, सब कुछ जिम्मेदारी केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी, यानी कंपनी ही सारी। लेकिन 1784 में चूंकि नियंत्रण अब जो है कि कंपनी पे बढ़ाना है, उनको एक भारतीय क्षेत्र मिल रहा है, लालच जो है बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कंपनी पे भी कंट्रोल किया जाए। उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है बनाया गया जो राजनीतिक मामलों को देखेगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का संशोधन अधिनियम आता है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 1793 का जो है चार्टर अधिनियम आता है। हुआ क्या था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानिए। 1688 ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति होती है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति।
इसके बाद कंपनी के लिए 1692 ईस्वी में 1692 ईस्वी में एक कानून जो है कि आया, वो 92-93 का समय था, एक कानून आया, उसके तहत कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे अगले 99 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए, 99 years। और उसकी समय अवधि अब पूरी हो चुकी थी, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहे या ब्रिटेन से अन्य कंपनियां जो है भारत में आके व्यापार कर सके, इसके लिए जो है कि 1793 का चार्टर अधिनियम लाया गया। आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, अन्य जो है कंपनियां ब्रिटेन की भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। और 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी जो है कि बने रहने दिया गया। पहला काम किया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी आगे बना रहेगा। दूसरा काम किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कंपनी के पदाधिकारी हैं, उनको वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, यानी इसका भी बोझ जो है कि भारत के ऊपर डाल दिया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1813 के चार्टर अधिनियम से। 1813 के चार्टर अधिनियम में पहला प्रावधान तो किया गया कि ये जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, यानी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कहने का मतलब ये है कि अब केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करेगी, बल्कि अन्य कंपनियां भी भारत में आके व्यापार कर सकती है। अब इसका व्यापारिक एकाधिकार केवल और केवल किस चीज पे रहेगा? चाय पे रहेगा। किस पे रहेगा? चाय पे। साथ साथ चीन के साथ जो व्यापार है, चीन के साथ, उस पे जो है इसका व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी चाय और चीनी के व्यापार, चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़ के और जितने व्यापारिक एकाधिकार थे सब 1813 में समाप्त कर दिए। पहला काम। व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1813। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बना हुआ है। दूसरा काम किया गया कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया, यानी यहां पे शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपया मद में आएगा। तीसरा काम किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अपॉइंट किया गया, यानी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना है, उसके लिए भी ईसाई मिशनरियों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया। ईसाई मिशनरी बहुत बड़ा काम, यानी 1813 का अधिनियम आपने देखा, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। किस पे जो है व्यापारिक एकाधिकार रहेगा? केवल चाय पे और चीन के साथ होने वाले व्यापार। दूसरा काम 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च, उस पे भी डिबेट होगा कि भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाए या जो है कि पाश्चात्य शिक्षा पे खर्च किया जाए। पाश्चात्य मतलब इंग्लिश। फिर है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की छूट दी गई, यह काम किया गया। और अगले 20 वर्षों तक यह काम हुआ। 1833 में जो अधिनियम आया, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें कंपनी का पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है, लेकिन चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को अभी भी बना के रखा गया है। 1833 में ये जो चाय का व्यापार है और चीन के साथ होने वाला व्यापार है, इसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और जो आपका जो है कि एक विधि सदस्य, उसमें आपने ये देखा होगा कि कल बंगाल के गवर्नर के लिए एक जो है कि काउंसिल बनाई गई, विधायी परिषद बनाई गई, उसमें 4 सदस्य थे। इसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया, वह सदस्य था विधि सदस्य, यानी कानून का जानकार विधि सदस्य। और लॉर्ड मैकाले पहला विधि
सदस्य बना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाता है, भारत का गवर्नर। और अगले 20 वर्षों के लिए इसको फिर से भारत में जो है कि एकाधिकार जो है कि बना इसका रहा कि यह जो है राजनीतिक मामलों को देखेगी, व्यापारिक मामले जो है कि हटा दिए गए। इस तरह से आप देखेंगे 1833 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पर धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कतरते जा रही है। और 1853 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें हल्का सा संशोधन किया जाता है और यहाँ पे सचिव वगैरह को जो है बदला जाता है, उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 1833 का बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी कि अंग्रेज लगभग मजबूर हो चुके थे कि यहां से बोरिया बिस्तर जो है उठा के चले। वो भारत छोड़ने के लिए जो है कि लगभग जो है कि, लेकिन भारत के लोगों ने ही भारतीयों का साथ नहीं दिया और जो है अंग्रेज कुछ गद्दारों की वजह से फिर से भारत के ऊपर शासन जो है करने के लिए उनको मौका मिल गया। इसमें एक परिवार है सिंधिया परिवार, डायरेक्ट नाम लेता हूं, हो सकता है बुरा लग जाए किसी को, लेकिन उसने जो है कि तात्या टोपे वगैरह को जो है कि कैसे जो है कि वो राजघराने की मुखबरी की, कैसे जो है कि किया। ये जो है जब आप इतिहास पढ़ोगे, इतिहास का अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। देखो भारत में अगर गद्दारी नहीं हो तो शायद जो है कि भारत का इतिहास कुछ हो। भारत में गद्दारी समय समय पे हुई है, होती रही है और अभी भी हो रही है, इसलिए भारत एक तो समृद्ध है, दूसरा जो है कि यहाँ पे गद्दार भी कुछ बैठे हुए हैं, तीसरा कमजोर भी है क्योंकि ये अपने आप में जो है कि मदान्ध रहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। इसीलिए क्या होता है कि अन्य लोग आप पे आते हैं, आक्रमण करते हैं और आपको जीत के ले जाते हैं। तो 1857 की क्रांति हुई, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के हाथ से लगभग निकल चुका है। आपने देखा होगा दिल्ली, मेरठ, फिर बंगाल, सबसे पहले बंगाल में आपने देखा, फिर उसके बाद मेरठ, फिर उसके बाद आपने दिल्ली को देखा, फिर उसके बाद बरेली है, आपका लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, असम का कुछ हिस्सा है, बिहार है, ठीक है। ये सारे जो क्षेत्र हैं जहां पे जो है क्रांति की ज्वाला भड़की और अंग्रेज लगभग जो है कि भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके थे। किसी तरह से उन्होंने फिर से जो है कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्योंकि यह साम्राज्य लगभग हाथ से निकल चुका था तो ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पारित किया 1858 में, उसको भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 कहते हैं। और उसके तहत क्या किया कि भारत में कंपनी का शासन, यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता अब किसके हाथों में आ गई? ब्रिटेन के क्राउन के अधीन आ गई। अब भारत पे जो है किसका शासन होगा? ब्रिटेन के क्राउन का। तो 1858 के अधिनियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं? फिर उसके बाद 1861 का अधिनियम, 1800 जो है 66 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1872, इस तरह से करके 1892 के अधिनियम तक हम जब पहुंचेंगे और फिर 1919, 1909, 1919, 1935 का अधिनियम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, आपको तब चीजें समझ में आएंगी और आपको पता चलेगा कैसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है। इसको जो है कि हम क्रम वाइज चलेंगे, चीजें अगर समझ में आ रही हो तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बड़े काम की चीज है। अगर पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया एक बार तो आने वाले अगर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं 100% लगभग पॉलिटी में आप जो है करोगे। मानविकी विषय का, ह्यूमैनिटीज विषय का, सब्जेक्ट का यह एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 किया जा सकता है। बाकी आगे हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पूरी पॉलिटी आपको जो है इस तरह से बैठा दूंगा कि दिमाग में कि आप जो है कि पॉलिटी को समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।